हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हेल्प करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने में। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको सपोर्ट करेंगे समझने में कि पेपर किस तरह का बनता है। नीट का एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करेंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचने में। तो चलिए देखते हैं सवाल किस तरह के जो हैं यहां से पूछे गए हैं चैप्टर सेकंड से बच्चों। जैसे कि स्क्रीन पर हमारे पास पहला जो सवाल है वो है 2020 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। आपने चैप्टर सेकंड में एनसीईआरटी में जो लास्ट के पेजेस है ना, जहां पे किंगडम एनिमेलिया खत्म होता है, और किंगडम एनिमेलिया खत्म होते ही वायरसेस की कहानी स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद जो लास्ट तक के जो है पूरा एक वो जो पेज है, 1-1.5 पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग वायरसेस से या वायरॉइड से जो है एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो जैसे कि सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि एक करेक्ट बताना है स्टेटमेंट को अबाउट दी वायरॉइड्स। अगर मैं वायरॉइड्स के बारे में बात बताऊं तो कहानी है लगभग 1971 की, और 1971 में हमें जो टीओ डिनॉर थे उन्होंने हमें बताया था इसके बारे में, है ना। डिनर साहब ने हमें बताया था कि भाई ये एक इन्फेक्शिंग एजेंट है, वायरसेस से छोटा है लेकिन इन्फेक्शियस है। वायरसेस जैसा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वायरसेस जैसी बॉडी नहीं बनी हुई इसकी, जैसा वायरसेस के पास स्ट्रक्चर ढांचा वैसा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस है। ये टीओ डिनर साहब ने हमें बताया था। कब बताया? 1971 में। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं, जरा मुद्दे पे आते हैं। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कॉट। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट को, कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनके लिए। तो दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कॉट, उसके अलावा दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। एक है आरएनए विद प्रोटीन कोट। मैंने क्या कहा कि इसके पास वायरसेस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है ना। अब वायरसेस के पास तो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, मैंने कहा ढांचा वैसा नहीं है। वायरसेस के पास तो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है ना, बिल्कुल होती है। दे हैव अ फ्री आरएनए, दैट इज अ कीवर्ड, दैट दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। दे हैव डीएनए। भाई आरएनए के पास जो उसका जेनेटिक, जो आपका वायरस है उसके पास तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। हाँ, एक आध एक्सेप्शन है वायरसेस का जिसमें दोनों प्रेजेंट है। और ये एक बार सवाल भी आ गया था कि ऐसा कौन है जिसके पास, ऐसा कौन सा वायरस है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों है। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका टास्क है, आप खुद देखिएगा। सो दे हैव डीएनए, इसके पास तो डीएनए है ही नहीं, नंबर 1। आरएनए है इसके पास विद प्रोटीन कोड, ये यानी कि प्रोटीन कोड तो है ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दे हैव फ्री डीएनए, डीएनए तो है ही नहीं, मैंने कहा विदाउट प्रोटीन कोड, राइट। तो डीएनए तो है ही नहीं उसके पास। दे हैव आरएनए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड उनके पास प्रेजेंट होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस है। ये बात उन्होंने बताया था कि स्मॉलर है वायरसेस से स्मॉलर है लेकिन इन्फेक्शियस है। पोटैटो स्पिंडल डिजीज आप लोगों ने सुना होगा ना, स्पिंडल जो डिजीज है पोटैटो में पढ़ी होगी आप लोगों ने, बिल्कुल वही तो कॉज करता है ये उनके अंदर, राइट। सो वायरसेस कैसे होते हैं? दे आर फ्री आरएनए पार्टिकल्स दैट लैक प्रोटीन कोड एंड दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स स्मॉलर देन द वायरसेस। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आ जाते हैं दूसरा सवाल जो कि नीट 2019 में पूछा गया है। अब ये जो सवाल है ये हमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है, जरा जानते हैं। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड हाइफे, शायद आप देखते ही मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना जी। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये ट्रफल्स नहीं, ये बफल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहां पे ये बफल्स होना चाहिए। ठीक है जी, ये बफल्स एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जब आप एस्कोमाइसिटिस पढ़ेंगे तो वहां पे लास्ट में जब आप देखेंगे जहां पे एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइसिटिस के, फंगस के, तो लास्ट में वहीं आप जब लास्ट की 2-3 लाइन देखोगे तो वहां पे मॉरल्स और ट्रफल्स, बफल्स के बारे में लिखा हुआ है। दे आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही है। क्लाविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कलॉइड एंड एलएसडी, बिल्कुल जी होता है उसका, और ये मसल्स के लिए भी काम में आता है, वॉलंटरी मसल्स के लिए यूज किया जाता है इसको। क्लाविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कलॉइड एंड एलएसडी, बिल्कुल होता है। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, बिल्कुल कॉनिडिया जो है
वो एक्सोजीनियसली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और एस्कोपोर जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है ये, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जब आप इस फंगस का पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो वहीं पे एक सेकंड पैराग्राफ जो आपको दिखेगा वहां लिखा होगा कि विदाउट एक्सेप्शन करके एक लाइन लिखी होगी यीस्ट के लिए। तो यीस्ट है फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट क्या है कि यीस्ट एक नॉन माइसेलियन यूनिसेल्युलर एस्कोमाइसिटिस फंगस है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से ये तो चीज आप देखते ही समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी गई। हाँ, एग्जांपल्स वाले किस्से थोड़े से आपको देखने हैं क्योंकि फंगस से कई बार एग्जांपल्स के पॉइंट में ही सवाल जो है वो बनते हैं और फंगस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन तो एवरेजली मान लो 2 से 3 भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो मैं इसको मॉडरेट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर रखता हूँ, राइट। इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको मॉडरेट इंपॉर्टेंट के अंदर रखता हूँ कि जिसमें 2 से 3 सवाल जो है हर साल बनते हैं। देखिए 2 तो कहीं नहीं गए, 2 सवाल तो कहीं नहीं गए, यानी कि 8 नंबर का अकेला चैप्टर और 12 का भी बन जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, मैचिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैचिंग बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, मैंने ये चीज देखी है, लेकिन मैचिंग को मैंने करने का आपको तरीका बताया है। आप कोई भी 2 ऑप्शन देख लो या एक देख लो। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला सैप्रोफाइट ले लिया। अब सैप्रोफाइट आपको पता होगा, क्या छोटी क्लास से पढ़ते हो यार, दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ये रहा हमारा, तो यानी कि फर्स्ट का तो भाई साहब ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पैरासाइट है। अब पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो है जिनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पैरासाइट्स कौन है? दे नीड अ होस्ट। अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, ये प्लांट हो सकता है होस्ट, या फिर ये एनिमल हो सकता है होस्ट, कोई भी हो सकता है। अब देखो जरा ये पैरासाइट का ऑप्शन कहां है यहाँ पे? दे आर लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स, दे आर लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हमारा बी का जो आंसर हुआ 3rd हुआ। अब जरा देखो ध्यान से देखो कि ए का बी और सी का 3, बी का 3, ठीक है, ए का बी और बी का 3, क्या ये किसी और में भी है? ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें है, राइट। ए का सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है। ए का सेकंड इसमें नहीं। लेकिन हाँ, आपकी श्योरिटी होनी चाहिए भाई, आपकी श्योरिटी होनी चाहिए कि ये ऐसे होगा। सैप्रोफाइट्स वही होंगे जो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर जो खाते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे कुड बी दे कैन बी प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स एज वेल। सो अब यहां पे तो हमारा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा ना, तो यानी कि जो सवाल बना है, और देखो पैरासाइट 3rd वाला इसी में है, सिर्फ 3rd वाला सिर्फ इसी में है, यानी कि सवाल जो आपका बन गया, आंसर जो बन गया वो इन दोनों में से किसी एक पे बन गया। लगा तो बाकी के तो फिर हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए लाइकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लाइकेंस क्या होते हैं? देख सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं एल्गा और फंगस के साथ। ये चीज भी आपने पढ़ी होगी, है ना जी। तो यानी कि सही जवाब हमारा सी के साथ ये हो गया। बचा क्या? ये माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है फंगस और प्लांट रूट्स के साथ। माइकोराइजा पढ़ा है ना, बिल्कुल। तो यानी कि अगर मैचिंग आपको करनी है तो मैचिंग की जरूर नहीं। मैचिंग तो मैं समझता हूं कि आसान है, ट्रिकी होती है, बहुत ट्रिकी भी क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के अंदर, लेकिन अगर हमने 1-2 क्वेश्चंस को, 1-2 पार्ट्स को पकड़ लिया ना तो मैचिंग करनी आसान हो जाती है बच्चों। तो मैं तो इसमें जाने वाला हूं आंसर नंबर 1 के साथ। तो बिल्कुल तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1। एक्सप्लेनेशन की हमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट वही आंसर होना है उसका। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या पूछा जाता है। यहाँ पे जो पूछा गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में बात बनी है भाई नीट 2019 की, और यहां पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट हमें दे दी है कि प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बिल्कुल। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कॉट, क्या वायरॉइड्स जो होते हैं वो लैक होते हैं प्रोटीन कॉट से? वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कॉट, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, बिल्कुल होते हैं, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो वायरस के पास प्रोटीन कोट नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट सही, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। ठीक है जी। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल ऑब्लिगेट पैरासाइट जिनको होस्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, क्या ऐसा होता है क्या? इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अगर ऐसा हो रहा होता तो हम कोरोना वायरस की जो प्रोटीन कोट है उसको देख लेते सिर्फ, और हम जेनेटिक मटेरियल पे जाते ही नहीं, और म्यूटेंट भी नहीं आते। म्यूटेंट की तो कहानी ये है ना कि वो नंबर अपने तेजी से बदल रहा है ना, अपना स्ट्रक्चर तेजी से चेंज कर रहा है, म्यूटेंट कर रहा है तेजी से। सब पढ़ा होगा ना आपने, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, नया वायरस, डेल्टा, ये वो फलाना XYZ। क्यों? जेनेटिक मटेरियल बदल रहा है, और जेनेटिक मटेरियल बदलने की वजह से
हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, है ना जी। तो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कॉर्ड, नहीं, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जेनेटिक मटेरियल में। और तभी तो हम देखते हैं कि ये वायरस आरएनए है या फिर डीएनए है, ठीक है जी, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टिव वायरस, बिल्कुल ठीक। तो मैं तो जाने वाला हूं यहाँ पे ये जो आंसर है वो करेक्ट है, यानी कि जो आंसर हुआ हमारा इसका डी हुआ, बिल्कुल। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरसेस इज द जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। हाँ, वायरस ऐसा भी जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, ये आपके लिए टास्क है। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी की आपको लाइंस पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो यार, खुद के क्वेश्चंस बनाओ अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाओ यार, खुद के एक एक पेज से कम 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चंस बना दो एक पेज से। मैं कह रहा हूं, देखो ना कैसे नहीं होता नीट, कैसे आप 350 प्लस नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो यार, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है, एनसीईआरटी के पेरिफेरी में क्या क्या है, एनसीईआरटी के वर्ड्स को डिकोड किया है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। सेल्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद के सवाल बनाओ उन्हीं लाइंस में से, देखो उन लाइंस के पेरिफेरी में क्या क्या हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया दैट्स इट इनफ, खत्म। उसके पेरिफेरी में जानना जरूरी है। मानता हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कि एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी इज इनफ, नहीं, उसके आसपास क्या है वो जानना भी जरूरी है। एनसीईआरटी एक कोडेड फॉर्म है, उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन? ये सवाल पूछा गया है 2018 में, बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट आंसर है डायटम्स। क्या है? डायटम्स। प्रोटिस्टा तो पढ़ा ही आप लोगों ने, पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा। तो क्या ना, डायनोफ्लैजिलेट नो, साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं, यूग्लेनॉइड्स। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, इनकी जो लेयर होती है इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, सिलिका जैसे मेडअप होती है उससे वो, और सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं जो आप लोगों ने डायटम्स के लिए पढ़ी होगी। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर के मरने के बाद भी, इनकी डेथ के बाद भी ये अर्थ में जाके वहां पे उसकी बॉटम पे जाके रह जाते हैं, फिर इनको निकाला जाता है। इनकी जो लेयर होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है नेचर में, सिलिका से मेडअप होती है, तो उससे फिर वेरियस सिरप्स वगैरह एटसेट्रा, मतलब उसका यूज किया जाता है इकोनॉमिकली भी, मतलब काम में आ रहे, बाद में उनका यूज किया जाता है, निकाला जाता है, वो कहीं नहीं जाती। तो इसलिए उसको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है ओशियन का, कि इनकी डेथ के बाद भी इनकी जो लेयर्स होती है, जो सिलिका से मेडअप होती है, वो बच जाती है, वो खराब नहीं होती। इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, एनसीईआरटी की लाइन से, इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, तो देखिएगा वहां पे, राइट। चलिए, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? बी। तो डायटम आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, प्रोटिस्टा के अंदर है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब प्लांट्स के लिए यूज हुआ है, नेचर शो कर रहे हैं ना, प्लांट्स, प्लैंक्टन मतलब जो छोटे जीव है। इन द ओशन दे हैव द पिगमेंट्स क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ये तो फूड की बात हो गई। They are the primary producer of the aquatic food chain and the marine ecosystem depends upon them. They are called the chief producer in the ocean. ठीक है, तो chief producer इसको क्यों कहा जाता है? फूड चेन का पार्ट है, ठीक है, फूड चेन का पार्ट है ये, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। मैंने कुछ लाइंस बताई आपको उससे रिलेटेड, जिससे कि आपको ये याद है, जैसे कि इंडस्ट्रियल उसकी लेयर के बारे में बताया, ये सारे पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फूड चेन का पार्ट होते हैं प्लैंक्टन, जैसे ज़ूओप्लैंक्टन होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन एक फूड चेन का पार्ट है जो शुरुआत कर रहे हैं उसके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआन्स, जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है, और जो प्रोटोजोआन्स हैं क्या क्या होते हैं? जैसा सीलियड आपने देखा होगा ना, पैरामीशियम आपने देखा, छोटी क्लास से पढ़ते हैं, इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। सीलिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। चप्पल लाइक शेप आपने देखी होगी वो ऑर्गेनिज्म की, बोलते हैं ना कि स्लीपर लाइक शेप उसकी बोलते हैं, है ना। क्या सर, आपने तो बिल्कुल ही एकदम। और इसकी बॉडी पे ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया, जानते हैं ना। क्या आप एक बात और जानते हैं कि 2500 से ज्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस पैरामीशियम की बॉडी पे, ये बात जानते हो? यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमो, और प्रोटोजोन्स तो आपने पढ़े ना, अमीबा जैसे पढ़ते हो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एक दूसरे से ये डिफर कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये बना दिया है, आपने बोला कि भाई ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, तो यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन डिफर फ्रॉम ईच अदर, करते हैं फ्लैजिला को यूज करते हैं जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, होता है इनके पास, एक दूसरे से अलग कैसे? ये तो नहीं, ये तो कॉमन है। यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, सूडोपोडिया बनाते हैं। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, देखिए ये जो पॉइंट है ना, 2 टाइप के न्यूक्लियाई। अब जैसे पैरामीशियम है,
इसके पास एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस भी होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में भी अपनी, मैं क्लास 11 की बात नहीं कर रहा, जिसने नहीं पढ़ी वो जान ले। तो भाई अलग अलग फंक्शन अपना रोल प्ले करते हैं। एक जैसे है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करता है, दूसरा जो है उसको रिप्रोडक्शन कराने में अपना रोल प्ले करता है। तो इनके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक बड़ा साइज का और एक छोटे साइज का। कभी अगर आपने ध्यान से देखा हो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पैरामीशियम के, तो ये बात आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो अभी आप लोग ये सीख सकते हैं। तो दो बताए मैंने कौन कौन से, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का भी नाम दिया जाता है। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, अलग अलग, यानी कि डायमॉर्फिज्म मतलब कि हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं, राइट। सेक्सुअली भी बता सकते हैं डिफरेंस होके न्यूक्लियस के बिहाफ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सिलिएट्स डिफर फ्रॉम, यानी कि हम जो करेक्ट आंसर ढूंढ रहे थे वो बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि ये वाला, क्योंकि बाकी के पॉइंट जो हैं बिल्कुल ठीक है। तो अदर जो हम जाएंगे वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अब जरा थोड़ी सी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो सिलिएट्स डिफर फ्रॉम द प्रोटोजोइन हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा हो गया माइक्रोन्यूक्लियर, जिसको हम न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरामीशियम का ले लिया, एंड हैज अ मैक्रोन्यूक्लियस व्हिच कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दो टाइप की बात की ना हमने, तो एक जो हो गया उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात बता रहा है हमें, और दूसरा जो है उसकी ग्रोथ के साथ साथ जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। तो ये चीज आपने छोटी क्लास से ही पढ़ी होंगी पैरामीशियम के बारे में, कि उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट्स जो है आपका ये बिलोंग करता है, आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा किसको, किंगडम मोनेरा को। किसको बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा को। और किंगडम मोनेरा में भी आपने पढ़ा होगा आगे की फर्दर इसके अंदर डिवीजन हो गया भाई किस किस का। एक हो गया आपका जैसे आर्किया बैक्टीरिया, जो कि एक आपके जो एंशिएंट बैक्टीरियाज आ गए, जिसके अंदर आपके थर्मोएसिडोफिलस, आपके मिथेनोजेंस हो गए, राइट, आपके जो दूसरे हो गए, और जो बैक्टीरियाज वो तीनों आ गए इसके अंदर, थर्मोएसिडोफिलस, हेलोफिल्स और आपके जो मिथेनोजेंस हो गए। और दूसरा जो आता है आपका यू बैक्टीरियाज इसके अंदर आ जाते हैं हमारे। ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन इनमें से प्रोकैरियोट नहीं है। नॉस्टॉक आता है, नॉस्टॉक एनाबिना पढ़ा आप लोगों ने। ऑसिलेटोरिया भी आपका बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है। मायोबैक्टीरियम, नाम से ही पता लग रहा है माइकोबैक्टीरियम। लेकिन सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई, आपने नाम शायद अभी तक ना सुना हो सेरेविसाई का, लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये जीनस है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई, आपने यीस्ट का नाम सुना है ना, तो ये तो जीनस है। तो ये क्या है, ये एक यीस्ट है, ये एक यीस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि भाई जो हमारा जो कह रहा है कि वो विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रोकैरियोट, तो यानी हम किसके पास जाएंगे, हम जो जाएंगे यहाँ पे हम जाएंगे ए के साथ। तो सैकेरोमाइसिस क्या है, यीस्ट है। वो यीस्ट कैसी है, वो एक यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर फंगस है ना जी। तो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड द बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, जो दोनों हो गए जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, माइकोप्लाज्मा और दी आर्किया बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, जो कि नीट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग नॉट, ये तो सेम वही हो गया हमारा। ठीक है, आगे आते हैं। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय meiosis, spores are produced exogenously. Spores are produced exogenously आफ्टर कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियो जो वर्ड है वो बना है कैरियन से, और कैरियन रिप्रेजेंट करता है किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, और गैमी जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, गैमेट्स के लिए। गैमी जो वर्ड आया वो किसके लिए आया, गैमेट्स के लिए। ठीक है जी, गैमी जो वर्ड आया वो किसके लिए आया, गैमेट्स के लिए। सो आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय द meiosis। ठीक है, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस, जो कैरियन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन होना उसका। गैमेट्स जो गैमी के लिए आया मतलब फ्यूजन होना उसके लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सो
न्यूरोस्पोरा में, ऑल्टरनेरिया में, मतलब इस जो पूछा गया है इसमें कि आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली। किसमें फॉलोड प्रोसेसिंग चल रही, मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने और प्रोड्यूस हुए एक्सोजेनियसली, कहां पे? तो न्यूरोस्पोरा में, ऑल्टरनेरिया में, या सेक्रोमाइसिस यीस्ट में, या फिर एगैरिकस में। देखिए जो इसका जो आंसर होगा वो एगैरिकस होगा। थोड़ा इस पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, वहां स्पेस नहीं। एगैरिकस जो है मेंबर्स आपका रिप्रेजेंट करता है कौन सी फंगस को, जो क्लास है उसकी, बेसिडियोमाइसिटिस को। बेसिडियम के जब आप देखते हो तो कॉमनली आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि भाई उसमें जो 4 तरह के, जब हम बात करते हैं उसके जो बेसिडियो स्पॉट्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने, बेसिडियम जो एक पार्ट बनता है उसका, वहां से जो 4 जो स्पॉट्स बनते हैं वो एक्सोजेनियसली फॉर्म्ड होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इसकी न्यूरोस्पोरा की, न्यूरोस्पोरा जो बिलोंग करता है, जो इसमें दूसरा नाम आया, वो एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करता है और वो प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर्स को। अलग अलग क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे, जितने भी जो एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी। तो एगैरिकस जो है आपका मेंबर्स वो किसका है? बेसिडियोमाइसिटिस का। उसके अलावा जो न्यूरोस्पोरा है वो आपका मेंबर है एस्कोमाइसिटिस का, और वो प्रोड्यूस कर रहा है एस्कोस्पोर्स को, और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जितने भी जो एस्कोस्पोर्स है वो आपके एंडोजेनियसली इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, मतलब वो नहीं कि जो फ्रूट प्रोड्यूस करना, फ्रूटिंग बॉडी वो जो स्पोर्स बना रही है। और दूसरा जो अल्टरनेरिया की हम लोग बात करते हैं मेंबर, वो ड्यूटेरोमाइसिटिस को बिलोंग है। दे डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं वहां पे, ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, है ना जी। और सेक्रोमाइसिस जो है वो मेंबर है किसके? एस्कोमाइसिटिस के, जो प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली। तो यानी यहां जो पूछा गया है हमारे से, क्या पूछा गया है? हमारे से पूछा गया है कि कैरियोगेमी फॉलोड बाय द मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली, ठीक है। तो एक्सोजेनियसली के लिए जो पूछा गया हमारे से, जो मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा जो बनेगा हमारा वो बनेगा एगैरिकस, राइट। ये डायरेक्टली जो था इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए 2018 में जो यहां पर बना है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंगस एंड प्लांटिंग। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मेंबर फंगस में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा मशरूम जो है बिलोंग करती है किसको? बैसिडियोमाइसिटिस को। मशरूम किसको बिलोंग करती है? बैसिडियोमाइसिटिस को। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdom except Monera. यहां पर हमारे से जो पूछा गया है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट की बात पूछी गई है। चलिए अब रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो भाई सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है सभी मेंबर्स में, फंगस के और प्लांट्स के, ये तो बिल्कुल ठीक है। मशरूम जो है बिलोंग करते हैं बिल्कुल बेसिडोमाइसिटिस को, ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है एकदम। Pseudopodia आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस। क्या सभी में होते हैं ये? क्या सभी में देखने को मिलता है? Pseudopodia, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता ही है सेल का हर एक किंगडम में एक्सेप्ट मोरेरास में, ये भी ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये भी हमें ठीक बताती है, लेकिन यहां हमें इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो देखिए जरा, बिल्कुल ठीक है हमारा डाउट। Pseudopodia जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, किसमें? एक अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के अंदर, जैसे कि हम लोग अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन कई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस जो होते हैं, दे पोजेस फ्लैजिला होता है ना उनके पास लोकोमोशन के लिए, फॉर लोकोमोशन, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा है, एग्जांपल हो गया ट्राइपैनोसोमा। और हमारे स्पोरोजोआंस होते हैं जहां पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीलिया हो गए प्रेजेंट, राइट। Pseudopodia हो गए, फ्लैजिला हो गए, दे आर एब्सेंट। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम में नहीं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ पजेस सिलिया। अब सिलिएटेड जो प्रोटोजोआंस हैं उनके पास सिलिया, जैसे पैरामीशियम का एग्जांपल हो गया, वहां पे सिलिया प्रेजेंट है। कई के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते तो वो फ्लैजिलेटेड हो गए, राइट ऑर्गन। तो Pseudopodia एक हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के अंदर, अमीबा उसका एग्जांपल हो गया, बिल्कुल ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पजेस करते हैं फ्लैजिला, जो फ्लैजिलेटेड है उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, किस चीज के लिए? लोकोमोशन के लिए, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा। स्पोरोजोआंस लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स सीलिया, फ्लैजिला, Pseudopodia एटसेट्रा, दे आर एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम। सिलिएटेड प्रोटोजोआ पजेस सिलिया। अब जितने भी जो सिलिएटेड उनके पास सिलिया प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई Pseudopodia लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस, क्या है कि इन स्पोरोजोआंस लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स
आर एब्सेंट, क्या होते हैं, उनके पास एब्सेंट होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं हमें, ये हमें कहते हैं स्टेटमेंट में कि स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी फीडिंग एंड स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, लेकिन स्पोरोजोन्स के पास वो क्या होते हैं, वो तो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जी, नीट 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन की जो यहां पे बात की गई है, देखिए डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली बने कहां से हैं, ये आर्किया बैक्टीरिया से बने हैं। अब आर्किया बैक्टीरियाज में आप लोग 3 पढ़ते हो ना, आर्किया बैक्टीरियाज में आपने कौन कौन से पढ़े, आपने मिथेनोजेंस पढ़े, आपने थर्मोएसिडोफिल्स पढ़े, और आपने हेलोफिल्स पढ़े। ठीक है, ठीक है, यही तो इन्हें तो पढ़े। अब देखिए जरा, यूबैक्टीरिया अलग, मायोबैक्टीरिया अलग, साइनोबैक्टीरिया अलग, ये सब अलग। ठीक है, बचे कौन, आर्किया बैक्टीरिया। तो सलाइन कंडीशंस में कौन से होते हैं, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स या हेलोफाइल। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट लविंग हो तो वो हमारे कौन से हो गए, आर्किया बैक्टीरिया। तो दैट टाइप ऑफ आर्किया बैक्टीरिया यूजुअली अकर इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस लाइक सॉल्ट पेन्स हो गए, सॉल्ट बेड्स हो गए, साल्ट मार्शेस हो गए, एक्सेट्रा, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। Which among the following are the smallest living cell known without definite cell wall? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसके तो रट्टे लगा रखे होंगे शायद आपने, जैसे बैक्टीरिया खत्म होता है तो आपने पढ़ा है वहां पे माइकोप्लाज्मा के बारे में। एंड पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं ये तो आपने शायद घोट के पी रखे होंगे मेरे ख्याल से। तो दे कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशंस, है ना। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ये, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यानी कि जो आंसर हुआ हमारा क्या, माइकोप्लाज्मा हुआ। दैट आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट अ डिफाइनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक है तो बहुत प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो एनारोबिक कंडीशन में। Which of the following components provide sticky characters to the bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में जो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं वो कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो, सेल वॉल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स, डायरेक्ट आंसर है ये तो। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आपका एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियाज के अंदर। पढ़ा होगा आपने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग तो खैर नहीं देखने को मिलती हमें उसके अंदर, क्योंकि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता है बैक्टीरियाज के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, द करेक्ट आंसर इज द ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, राइट, of the cell envelope which consists of non-cellulosic polysaccharide with or without protein. It gives sticky character to the cell. ठीक है, चलिए, तो यानी यहां जो आंसर हुआ इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी आंसर इसका हमें देखने को मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, यानी कि डीएनए की कॉपिंग जो हमें देखने को मिलती है वो कब होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियोलस और प्रायर टू फ्यूजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग एस्पेज। नहीं, नीट 2017 में ये सवाल जो था वो पूछा गया था, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा प्रायर टू फ्यूजन। देखिए रीजन मैं उसको बताता हूं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया में बिफोर द डिवाइड बाय फिजन। रेप्लिकेशन कब हो रहा है उसका, डिवीजन से पहले, तो प्रायर टू फिजन। फिजन मतलब टूटने से पहले, उसके जो न्यूक्लियस है उसके टूटने से पहले। नेक्स्ट, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। 2017 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। वायरॉइड्स डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कॉट, ये शायद हम पीछे कर चुके हैं सवाल। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कॉट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कॉट, नहीं, प्रोटीन कॉट तो होती नहीं है उसके पास, है ना जी। उसके अलावा डीएनए भी नहीं है। उसके अलावा आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कॉट इज द करेक्ट आंसर। डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कॉट नहीं, तो करेक्ट आंसर इज हियर द आंसर नंबर सी। ये शायद हम कर चुके हैं पहले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू नीट 2000, नीट जब 2 बार हुआ था जिस साल, तो ये पूछा गया था जो सवाल है। और आर्के बैक्टीरियाज के ऊपर कई बार सवाल जो है वो पूछे गए हैं। हमने डिवीजन किया था बैक्टीरियाज का, जो आपका जो आर्के बैक्टीरिया हो गए और यू बैक्टीरिया हो गए। आर्के बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं। क्या आप जानते हैं कि इनको सबसे पुराना माना जाता है? इस पूरी अर्थ पे सबसे पुराना आर्के बैक्टीरियाज को ही माना जाता है। एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं ये। सबसे पहले माना गया कि जो बैक्टीरिया जो अब बैक्टीरियाज का ऑब्वियस सी बात है कि बैक्टीरियाज का होना जरूरी है। एक जलवायु तभी बन पाती है ठीक जब एक बैक्टीरियाज वहां पे सर्वाइव करते हैं। तो एंशिएंट बैक्टीरियाज इसको बोला जाता है, आर्के बैक्टीरियाज को। तो मेथेनोजेंस इन्हीं को बिलोंग करते हैं। हमने अभी बात की थी ना कि यहाँ पे मेथेनोजेंस आते हैं, यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं, यहाँ पे हेलोफिल्स आते हैं। तो मेथेनोजेंस इन्हीं को बिलोंग करते हैं, आर्के बैक्टीरिया को। तो मेथेनोजेंस belongs to archaebacteria. They include methane producing genera such as Methanobacillus and Methanothrix. Methanogens are obligate anaerobes found in oxygen deficient environment such as marshes, दलदल वाले एरिया जो होते हैं, swamps हो गए, sludge हो गए, और जो सीवेज ट्रीटमेंट में देखने को मिलते हैं वहां पे हमें मेथेनोजेंस देखने को मिलते हैं। मीथेन प्रोड्यूस करते हैं रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं वहां पे भी उनके गट में देखने को भी मिलते हैं ये। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रूमिनेंट्स एनिमल, जैसे कि काव हो गया, बफेलो हो गई आपकी, उनमें मोस्टली दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन विद द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली। इको फ्रेंडली माना जाता है मीथेन को। आपने पढ़ा होगा बायोडाइजेस्टर्स में भी मीथेन को बनाया जाता है डंग से, इनके रूमिनेंट्स के, जहां पे 75% जो है कार्बन आपकी जो मीथेन है उसका रिलीज होती है वो। ठीक है जी। अगला, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड्स। नीट फर्स्ट 2016 में भी पूछा गया था ये। तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन है? प्रिमिटिव मतलब पहले के प्रोकैरियोट जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द रूमिनेंट्स एनिमल्स इंक्लूड द मेथेनोजेंस। करेक्ट आंसर यही हुआ। हेलोफिल्स आपके जो सॉल्ट, हेलो जो वर्ड है वो सॉल्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो थर्मो एसिडो है, थर्मा मतलब हो गया आपकी जो हीट को बिलोंग कर रहा है, और एसिडो मतलब जो आपके एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइल मतलब मैंने आपको बताया था कि जो लवर हो गया, यानी कि बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। ये वर्ड आपने पढ़ा है। एक्सट्रीम हैबिटेट से मतलब है कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन हो गई, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो गई, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन हो गई, वहां पर ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। यू बैक्टीरियाज तो आपके जो ट्रू बैक्टीरियाज है उनके बारे में यहाँ बात की गई है। ये तो आपके ट्रू बैक्टीरियाज हो गए। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए। तो करेक्ट आंसर जो इसका होना चाहिए वो ए बनना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर बतानी है। 2016 सेकेंड जब पेपर हुआ था तब बना था ये। सो द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। नहीं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो वॉल्स होती है डायटम्स की वो कैसी होती है? वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। कैसी होती है? इनडिस्ट्रक्टिबल हमें देखने को मिलती है। इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि जो आसानी से नहीं टूटती। ठीक है। So diatomaceous earth is formed by the cell wall of the diatoms. Diatoms are chief producer in the ocean. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। Diatoms are microscopic and float passively in water. ये भी ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर हुआ वो हुआ हमारा आंसर नंबर ए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। डायटम जो हमारा मरीन है, फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है विच हैव अ सेल वॉल, फ्रिस्ट्यूल्स जिसको हम नाम देते हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन इम्प्रेग्नेटेड, यानी कि उसके अंदर एक भरी होती है पैक्टिन विद सिलिका एंड कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ्स, वन ओवरलैपिंग द अदर, एंड द सिलिशियस फ्रिस्ट्यूल्स ऑफ डायटम्स डू नॉट डिके इजिली। आसानी से वो डिके नहीं होते, खराब नहीं होते, तभी तो बाद में उसका यूज किया जाता है। उनकी डेथ के बाद भी उसको निकाल लिया जाता है, उसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। क्राइजोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लिम मॉल्ट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। 2016 नीट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सभी किसको बिलोंग करते। देखिए एनिमेलिया तो ये है ही नहीं,
उसके अलावा आपके बैक्टीरियाज भी नहीं है ये, ठीक है। तो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं ये सभी, जो है किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जो कि बहुत कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं आपके। और यहां से भी यूग्लेनॉइड से भी कई बार जो है इंडिविजुअली यहां से सवाल बना है, कई बार डायनोफ्लैजिलेट से भी बना है, डायरेक्टली इस तरह से भी देखिए फ्रेम हो ही गया ये। तो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं सभी जो है किंगडम यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं। ये तो आप बेसिक फीचर बिल्कुल सभी जानते ही होंगे बच्चों। तो दे इंक्लूड द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। ये तो आप ये बातें तो आप लोग सभी जानते होंगे। नीट 2016 में जो सवाल ये बना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस। फंगस के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें आइडेंटिफाई करना है। दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। ऑल फंगस possess a purely cellulosic cell wall। क्या सिर्फ सेल्यूलोजिक सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है? नहीं, काइटिनस भी होती है, काइटिन से ही मेडअप होती है। दे आर बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, बिल्कुल होते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, बिल्कुल होते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो आंसर नंबर बी है हमारा। क्यों? रीजन है ना, कंपोज्ड मैंने बताया कि इनकी काइटिन से भी मेडअप होती है, चिटिन जिसको आप बोलते हो। और ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड जो कंपोज्ड होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन, एक लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज ये शो करता है। तो आप सिंपल अगर आप ये भी ध्यान रखते हैं कि काइटिन से मेडअप होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा जो आंसर है वो बी जो है वो इसके अंदर सही नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नीट 2016 से देख रहे हैं कितने सवाल आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं अभी तक हमारे इससे 2016 फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट से Eubacteria are also called false bacterias. Which of the following statement is wrong? नहीं, अभी हमने जैसे कि बात की यहाँ पे wrong statement पूछी है, तो यूबैक्टीरियाज को हम लोग ट्रू बैक्टीरियाज के नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं। These are true bacterias, ठीक है। हमने जो डिवीजन किया है, जो आप देखते हैं बैक्टीरियाज का, वो फर्दर उनकी सेल वॉल के बिहाफ पे डिवीजन किया हुआ है, चाहे वो आर्की बैक्टीरियाज हो या फिर आपके यू बैक्टीरियाज हो, एक सेल वॉल के बिहाफ पे इनका डिफरेंस है। ये तो आप जानते हो ना कि यहाँ जो डिफरेंस है दोनों में वो एक सेल वॉल को लेकर है, चाहे वो आर्किया बैक्टीरिया हो या फिर आपका यू बैक्टीरियाज हो, ठीक है जी, दोनों में अलग अलग डिफरेंस जो है। तो यही स्टेटमेंट मुझे लग रही है कि ये तो यू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहते, उसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। Phycomycetes are also called algae fungus. Cyanobacteria are also called blue-green algae. ये भी ठीक है। Golden algae are called desmids, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही पहली बारी में हमें पता लग गई है, उसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंगस, देखिए नीट 2016 में अनदर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो मेजर कंपोनेंट कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? काइटिन के साथ ही हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर एक हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात की। नेक्स्ट, सो फंगल सेल वॉल कंटेन काइटिन और फंगल सेलुलोज अलोंग विद अदर पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस एटसेट्रा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? नीट 2016 में ये पूछा गया था। Which of the following statement is wrong for viroids? क्या they cause infections? ये इन्फेक्शन बिल्कुल कॉज करते हैं। They lack a protein coat, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है, प्रोटीन कोट नहीं होती। They are smaller than viruses, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वायरसेस से प्रोफेसर टियोडिनोर ने हमें इनके बारे में बताया था कि भाई ये इन्फेक्शियस एजेंट है और ये वायरसेस से छोटे होते हैं, ठीक है, और आरएनए इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लाइट वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देयर आरएनए इज हाई, नहीं, एनसीईआरटी में देखेंगे आप, वहां लिखा है लो मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट पेज है ना इस चैप्टर का, आपके लास्ट पेज में सबसे ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी का है। तो टियोडिनोर 1971 वहां पे लाइन लिखी हुई है कि उन्होंने बताया हमें इसके बारे में, डिस्कवर किया कि भाई वायरस से छोटा भी आ गया है कुछ, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर इसका बी हुआ, लो मॉलिक्यूलर वेट हमें देखने को इसका मिलता है। ओके राइट, सो आई होप कि मैंने आपकी कुछ थोड़ी सी हेल्प की हो इन क्वेश्चंस को समझने में, आपके पास तक ये बात पहुंचाने में कि किस तरह के सवाल जो है वो नीट में बायोलॉजी से बनते हैं, या स्पेशली बॉटनी की यूनिट की बात करूं तो वहां से फ्रेम होते हैं। शायद मैंने आपकी थोड़ी सी कुछ मदद की हो ये बताने में कि ये पैटर्न है इस चैप्टर से क्वेश्चंस का, जिसपे ज्यादातर सवाल जो है वो बनते हैं।
तो हमने भी गौर किया कि भाई एक सवाल जो है लगभग हर साल फंगस और जो आपका लास्ट का पोर्शन है यानी कि वायरसेस और वायरॉइड से और लाइकन से रिलेटेड वहां से जरूर फ्रेम हो रहा है। तो बच्चों फंगस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ने हैं आपको, और जो एनसीईआरटी के दोनों लास्ट पेज है ना अच्छे से करके जाने हैं, जिससे कि कोई भी सवाल हमारा ना छूटे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अनदर चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।